नमस्कार। वैल्यू इन्वेस्टिंग कोर्स के इस 9th पार्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर वॉरेन बफेट की स्ट्रेटेजी के बारे में। साथ ही हम मिस्टर पीटर लिंच के बारे में भी बात करेंगे। तो मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैं 85% बेंजामिन ग्राहम हूँ और 15% फिलिप फिशर हूँ। यानी वो कहते हैं कि मैं 85% वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करता हूँ और 15% ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता हूँ। यानी सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करने के बजाय या सिर्फ ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करने के बजाय वो दोनों के मिक्स को फॉलो करते हैं। मिस्टर बेंजामिन ग्राहम सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग पर फोकस करते थे, तो जब उन्हें कोई कंपनी डिस्काउंट में मिल जाती थी तो उसे तुरंत खरीद लेते थे। कई बार ऐसा होता था कि वो कंपनी कुछ भी ग्रोथ नहीं दिखाती थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही लिमिटेड प्रॉफिट होता था और उनका ये सिलसिला चलता रहा और इसीलिए मिस्टर बेंजामिन ग्राहम मिस्टर वॉरेन बफेट जितना पैसा नहीं कमा पाए, क्योंकि ग्रोथ के बजाय उनका पूरा फोकस वैल्यू इन्वेस्टिंग पर था। तो मान लेते कि अगर किसी स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू 100 रुपीज है और वो आपको 85 रुपीज में मिल रहा है, तो ऐसे केस में अगर वो कंपनी कुछ भी ग्रोथ नहीं दिखाती है तो ज्यादा से ज्यादा आपको 15-20 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जिसकी एक्चुअल वैल्यू 100 रुपीज होनी चाहिए और आप उसे 85 रुपीज में खरीद रहे हो, साथ ही वो कंपनी फ्यूचर में भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखा सकती है, तो उस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू 100 रुपीज से बढ़कर आगे चली जाएगी और उसी तरह आपका प्रॉफिट भी बढ़ता चला जाएगा। तो मिस्टर वॉरेन बफेट वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग के मिक्स को फॉलो करते हैं। उन्होंने कोका कोला में 1987-88 में इन्वेस्ट किया था। जैसे कि आपको पता होगा कि 1987-88 में यूएस स्टॉक मार्केट में काफी बड़ा क्रैश हुआ था, जिससे कई सारी क्वालिटी कंपनीज बहुत ही कम वैल्यूएशन पर अवेलेबल थी और इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा लेते हुए उस टाइम मिस्टर वॉरेन बफेट ने कोका कोला में हेवीली इन्वेस्ट किया। उन्होंने उस वक्त कोका कोला का करीब 6% हिस्सा खरीद लिया था और आज भी वो कोका कोला को होल्ड किए हुए हैं। अभी अक्टूबर 2019 में कोका कोला मिस्टर वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे की तीसरी सबसे बड़ी होल्डिंग है। तो क्योंकि उस क्रैश के बाद कोका कोला बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल थी और साथ ही उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा थी, इसलिए मिस्टर वॉरेन बफेट ने कोका कोला में हेवीली इन्वेस्ट किया था। यहाँ पे उनकी एक और क्वालिटी आपको देखनी होगी और वो है पेशेंस। वो अच्छी कंपनीज को पेशेंस के साथ सालों तक होल्ड करके रखते हैं। 1987-88 में खरीदी हुई कंपनी के शेयर्स उन्होंने अभी 2019 में भी होल्ड करके रखे हैं। इससे उनके पेशेंस की लेवल आपको पता चल जाएगी। तो अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ग्रोथ इन्वेस्टिंग कर रहे हो या फिर दोनों का मिक्स फॉलो कर रहे हो, तो इन तीनों भी स्ट्रेटेजीज में एक चीज आपके पास होना बहुत जरूरी है और वो है पेशेंस। चलो तो इस क्वालिटी को भी एग्जांपल के साथ समझते हैं। मिस्टर वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे के पास फिलहाल $128 बिलियन यानी करीब 9,08,000 करोड़ की कैश है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई मेजर इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए हैं, बल्कि बर्कशायर हैथवे ग्रुप की कंपनीज का जो प्रॉफिट है उसे उन्होंने कैश में रखना ही पसंद किया है और ये कैश लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कई सारे लोग और इन्वेस्टर्स मिस्टर वॉरेन बफेट को कह रहे हैं कि उन्हें कैश रखने की बजाय कहीं पर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। लेकिन मिस्टर वॉरेन बफेट दूसरों के हिसाब से नहीं चलते हैं। वो अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी को फॉलो करते हैं और वो भी पेशेंस के साथ। हम देखते हैं कि कई सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कोई पैसा आता है तो वो तुरंत उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो वेट नहीं कर पाते और जब मार्केट गिर जाता है, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, तब उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि लोगों के पास पेशेंस नहीं है। लेकिन वही अगर मिस्टर वॉरेन बफेट को देखा जाए तो करीब 9,08,000 करोड़ की कैश होने के बावजूद भी वो इन्वेस्ट करते टाइम कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। वो बड़े पेशेंस के साथ और आराम से जब कभी अपॉर्चुनिटी आती है तब उसे कैच कर लेते हैं। तो उनकी क्वालिटी हमें जरूर सीखनी चाहिए। तो चाहे पैसा इन्वेस्ट करने की बात हो या फिर उस स्टॉक को होल्ड करने की बात हो, वो पेशेंटली सही अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं और ये उनकी बहुत ही स्पेशल क्वालिटी है। जाने माने सक्सेसफुल फंड मैनेजर मिस्टर पीटर लिंच भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। वो भी वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग के मिक्स को फॉलो करते हैं और ऐसा करके उन्होंने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत सक्सेस हासिल किया है। साथ ही उन्होंने एक रेशो भी लाया है जिसका नाम है PEG रेशो, दैट इज प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो तो हम सभी को पता है, PEG रेशो उसका एक स्टेप एडवांस है। PEG रेशो का फॉर्मूला है प्राइस टू अर्निंग रेशो डिवाइडेड बाय एनुअल EPS ग्रोथ रेट। EPS आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर या फिर screener.in इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। लेकिन कंपनी के ये जो EPS दिए होते हैं वो कंपनी के पास्ट EPS होते हैं, यानी पिछले सालों के EPS होते हैं। यहाँ पर आपको कंपनी के फ्यूचर EPS का ग्रोथ रेट निकालना होता है, यानी कंपनी का अर्निंग पर शेयर आगे किस रेट से बढ़ेगा ये आपको पता करना होता है। और ये पता करने के लिए जैसे कि हमने फ्यूचर कैश फ्लो निकालने के लिए कंपनी का एनालिसिस किया था, उसी तरह आपको कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करने पड़ेंगे और उसके बेसिस पर कंपनी के EPS का ग्रोथ रेट निकालना होगा। किसी भी कंपनी का PE रेशो आपको रेडीमेड मिल जाएगा और वो भी आपको मनी कंट्रोल या फिर screener.in पर मिल जाएगा। सो अगर किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो 13 है और आपको लगता है कि कंपनी की EPS का ग्रोथ रेट 15% रहेगा, तो कंपनी का PEG रेशो निकल कर आएगा 0.86। तो कंपनी का PEG रेशो कितना होना चाहिए इसको कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर किसी कंपनी का PEG रेशो 1 से कम है तो वो कंपनी अंडर वैल्यूड है और अगर किसी कंपनी का PEG रेशो 1 से ज्यादा है तो वो कंपनी ओवर वैल्यूड है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, इसलिए बेस्ट मेथड ये है कि सारी इन्वेस्टमेंट मेथड्स को सीख लेना
और उसके बाद अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट मेथड डेवलप करना। तो ये जितनी भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफीज है उनको यूज करके आप अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी डेवलप कर सकते हो और फिर उसके बेसिस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि हमने देखा कि मिस्टर वॉरेन बफेट ने ना सिर्फ बेंजामिन ग्राहम को फॉलो किया और ना ही सिर्फ फिलिप फिशर को फॉलो किया, उन्होंने उन मेथोडोलॉजीज के बेसिस पर अपनी खुद की फिलोसॉफी डेवलप की। और यही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कोई स्ट्रैटेजी ऑलरेडी अवेलेबल है तो जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रैटेजी सबके लिए सूट करे, इसलिए आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी होगी जो आपको सूट करे। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। तो इन सारी फिलोसॉफीज को यूज करके आप अपनी स्ट्रैटेजी जरूर बनाइए। सो ऑल द बेस्ट। आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा।